तो बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की। सो यहाँ पे जो रिलेशन है वो हम देखने जा रहे हैं बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट में हमारे पास रीजनल गवर्नमेंट होगा एंड सेंटर में नेशनल गवर्नमेंट। इन दोनों में जो रिलेशन है वो हम देखने वाले हैं। तो इनमें हमारे पास कितने प्रकार का रिलेशन देखते हैं भाई? 3 प्रकार के यहाँ पे रिलेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट इज द लेजिस्लेटिव रिलेशन, second is the administrative relation, and third is the financial relation। ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है ये जो है ये पार्ट 11 में मेंशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 245 से लेके 255 तक है यार। ठीक है, एंड ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं इसको हम फर्दर यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं into territorial extent of the central and state legislature, distribution of the legislative subject, parliament legislation in the state field, and state control over the state legislation। यहाँ पे हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करेंगे नीचे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस कौन कौन से होते हैं वो सब के बारे में। बट पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें टेरिटोरियल extent of central and state legislation की बात करते हैं। तो इसमें पार्लियामेंट जो होता है मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। And territory of India is a wider expression than the Union of India। नहीं, टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है। टेरिटरी के अंदर हमारे पास कौन कौन से टेरिटरी ऑफ स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आता है एंड जो एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं वो भी आते हैं। नाउ पार्लियामेंट जो है यहाँ पे हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया के पे तो लॉ बना ही सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज भी बना सकता है यार। टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट इज स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी, इन पे नियम तो बना ही सकता है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट है, इट हैज़ द पावर टू मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। यानी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है वो किस पे अप्लाई होता है? जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, हो गया पार्लियामेंट यार। इसके बाद स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो किसी पार्ट ऑफ द स्टेट एंड होल ऑफ द स्टेट में नियम बना सकता है।
whole or any part of state। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस जो कि आर्टिकल 245 में बताया गया है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। जो नियम बनाया स्टेट इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट्स except when there is sufficient nexus between the state। जब तक लड़ाई बिटवीन द स्टेट्स ना हो तब तक। ओके तो हमने बात की रिगार्डिंग दी हुई टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन ऑफ द यूनियन स्टेट्स में। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जो कि आर्टिकल 246 के अंदर मेंशन्ड है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके रिगार्डिंग जो बात करता है वो है 7th शेड्यूल। जो 7th शेड्यूल है इसके अंदर 3 लिस्ट है भाई। लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 को क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट नियम बना सकता है। लिस्ट 3 को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों नियम बना सकते हैं बट स्टेट का नियम नीचे होगा, पार्लियामेंट का पावर ओवरराइड करेगा। एंड ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, इट ट्रांसफर्ड 5 subjects from state list to concurrent list। कौन कौन से सब्जेक्ट्स भाई जिसको ट्रांसफर किया, एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, weight and measures, protection of wild animals and birds, and fifth is the administration of justice, administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and हाई कोर्ट। ये 7 शेड्यूल्स के अंदर मेन चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की बात करते हैं आर्टिकल 246। नेक्स्ट जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। इसकी हम बात करेंगे कब कब वो कर सकता है। एंड एक है सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट
लेजिस्लेशन। तो बात करते हैं यार यहाँ पे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड की। एक क्या है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। इसमें हमारे पास कब कब वो लेजिस्लेट कर सकता है यार? When Rajya Sabha passes a resolution during नेशनल, राज्यसभा जो है किस आर्टिकल के अंदर रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को पावर दे सकता है कि वो बना सकते हैं स्टेट लिस्ट में नियम 249 के अगेंस्ट अंदर। एंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 250 के अंदर ये नियम बना सकता है पार्लियामेंट स्टेट फील्ड में। व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट कि तुम पार्लियामेंट तुम मेरे लिए नियम बनाओ अंडर आर्टिकल 252 एंड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल लॉस टू implement international agreements under Article 253 and during presidential rule or during president's rule। ठीक है, तो पहले व्हेन राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249 वो नियम बना सकता है भाई पार्लियामेंट स्टेट फील्ड में, या फिर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी वो नियम बना सकता है। व्हेन स्टेट रिक्वेस्ट टू मेक अ लॉ तो वो नियम बना सकता है। एंड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पे नियम बना सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे। एंड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। तो सबसे पहले तो व्हेन राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249, इसको जो रेजोल्यूशन पास करता है राज्यसभा, इट इज सपोर्टेड बाय two-thirds of the members present and voting, and it remain in force for 1 year। ये जो नियम बनाया है it remain in force for 1 year and can be renewed any number of times but not exceeding 1 year at a time। and ceases to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be
इन फोर्स। ये जो नियम बनाया है वो 1 साल तक रहेगा भाई, एंड 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। एक बार में 1 साल तक, एक साल तक आप कितने बार भी बढ़ा सकते हो। एंड इट सीज टू बी इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन द फोर्स। रेजोल्यूशन हटने के 6 महीने बाद चला जाएगा। ठीक, ये हो गया, हमने बात की अबाउट व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 249। नेक्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी के समय। नेशनल इमरजेंसी के समय जो लॉ बिकम इनऑपरेटिव ऑन दी, जो नियम बनाए गए हैं एक्सपायरेशन ऑफ 6 months after the emergency has ceased to operate। इमरजेंसी के ख़त्म होने के 6 महीने बाद भी ये जो लॉ बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा वो ख़त्म हो जाएगा। एंड व्हेन राज्यसभा और व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, 252 के अंदर स्टेट जब रिक्वेस्ट बना रहा है और रिक्वेस्ट जब कर रहा है तो इस केस में जब लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more states pass resolution requesting parliament to enact law on a matter in the state list। ठीक है, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट अगर बोलें कि देखो भाई, आप पार्लियामेंट को बोलें कि यार आप हमारे स्टेट लिस्ट वाले मैटर में नियम बनाओ, एंड ये जो लॉ होगा इट अप्लाइज ओनली टू दोज स्टेट जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया। Okay, and such law can be amended or repealed only by the parliament। Such law can be amended or repealed only by the पार्लियामेंट। इसमें चेंजेस स्टेट लोग चेंज नहीं कर सकते भाई, पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है इसमें नियम में। ठीक है, now to implement international agreement, so to fulfill its international obligation and कमिटमेंट्स, स्टेट मतलब पार्लियामेंट क्या है, स्टेट वाले नियम में स्टेट लिस्ट में नियम बना सकता है। एंड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, यार ड्यूरिंग दी प्रेसिडेंट्स रूल, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल वो नियम बना सकता है। एंड ये जो नियम बनता है ना ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट continues to be operative even after the
प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल के ख़त्म होने के बाद भी जो नियम बनाया गया है वो कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव यार, ये इम्पोर्टेंट है ना। जब प्रेसिडेंट्स रूल के समय नियम बने हों उस समय स्टेट लिस्ट में तो वो चलते रहेंगे ना। ये तो हमने बात की अबाउट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। नेक्स्ट जो पार्ट है लेजिस्लेटिव मैटर्स में, हमने किसकी किसकी बात कर ली, हमने बात की टेरिटोरियल एक्सटेंट की, हमने बात की अबाउट दी टेरिटोरियल एक्सटेंट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। नाउ बात करेंगे सेंट्रल कंट्रोल ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेशन, सो पहला तो जो गवर्नर है कैन reserve bill for the president and president has absolute veto under article 200 and 201। कुछ बिल्स हैं, certain bills introduced on state legislature requires president recommendation। आर्टिकल नंबर 304 डील विद दिस। एग्जाम्पल के तौर पे रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी लग रहा है तो इसमें आपको प्रेसिडेंट की एसेंट की, उसके कंसेंट की जरूरत पड़ती है यार। एंड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय क्योंकि आर्टिकल 360 डील विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इस समय सेंटर कैन डायरेक्ट टू रिजर्व मनी बिल और एनी फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की रिगार्डिंग दी सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है यार, अब बात करते हैं भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को भी यहाँ पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर हम बात करें,
सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो 3 प्रकार से यहाँ पे डिवाइडेड है भाई। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट को कौन देखता है भाई? सेंटर एग्जीक्यूट करेगा, सेंटर के पास पावर है। स्टेट लिस्ट में यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव देखता है। यूनियन लिस्ट को सेंटर एग्जीक्यूटिव। एंड कंकरेंट लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जिसको स्टेट एग्जीक्यूटिव भी देखता है। एंड स्टेट लिस्ट में 2 केसेस हैं जब सेंट्रल लिस्ट भी यहाँ पे इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएगा। कब भाई? वो 2 केसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट, जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली कन्फर्स इट ऑन दी सेंटर। कोई पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो सेंटर को ये पावर दे रही है कि भाई इसमें सेंटर नियम बनाएगा तब स्टेट इसको एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा, एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, ऑथोरिटी एंड jurisdiction conferred on it by any treaty और एग्रीमेंट ने ताकत दिया है स्टेट एग्जीक्यूटिव पे, मतलब स्टेट लिस्ट पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पे का नियम बनाने में। तो 2 केसेस में यहाँ पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट पे एग्जीक्यूट कर सकता है, स्टेट पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की। दूसरा है म्यूचुअल डिलीगेशन ऑफ फंक्शन, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें प्रेसिडेंट विथ कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे सकता है। गवर्नर विथ कंसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे सकता है। एंड पार्लियामेंट विथ कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट पे नियम, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे सकता है। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो कि हमको देखने को मिलता है पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, देन म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, देन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसमें क्या होगा? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट
appointed by president on recommendation of governor and CJI, एंड दूसरा पार्लियामेंट कैन establish common high court for 2 or more states। ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इस रिगार्डिंग यहाँ पे 2 केसेस जो हमने देखे ना यहाँ, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर मिल सकता है यूनियन लिस्ट मतलब स्टेट लिस्ट पे यूनियन को, वो ये है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस की बात की हमने, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की बात की, और हमने बोला यहाँ पे ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर की बात करें अगर, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर जनरल ऑब्लिगेशंस की बात करें तो इन कंप्लायंस विथ लॉ, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस की बात करें तो नॉट टू impede the exercise of executive power of the center in state executive। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 365 बोलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में ये जनरल ऑब्लिगेशन है कि जो स्टेट है अपना खुद के दायरा में रहेगा, सेंटर अपने खुद के दायरे में रहेगा, जब तक एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को ना मिले स्टेट एग्जीक्यूटिव का, या फिर एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को नहीं दे रही है स्टेट अंडर आर्टिकल 365, तब तक वो अपने अपने दायरों में रहेंगे। एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की बात करें, कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स पार्लियामेंट अगर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट, adjudication of any dispute, interstate river dispute, article 262, president establish ना आपस में एक दूसरे के पावर दे रहे हैं इन केस ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, और इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में 263 बात करता है यार। ओके है ना। रिलेशन ड्यूरिंग emergencies and
relation in the matter of public service commission, relation मैटर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें क्या है भाई, चेयरपर्सन जो होता है या फिर जो चेयरमैन है एंड मेंबर्स ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस commission, though it is appointed by the governor of the state, can be removed only by the president. And also the parliament can establish a joint state public service commission. Parliament can establish a joint state public service commission JSPSC for 2 or more states on the request of the state legislature concerned। ठीक है, कुछ सेंटर के डायरेक्शंस हो सकते हैं टू दी स्टेट्स। सेंटर डायरेक्शंस टू दी स्टेट, जिसमें किस मैटर पे, ऑन मैटर्स लाइक कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, इन मैटर्स में सेंटर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट्स को। instructions in mother tongue, आर्टिकल 365 की बात करें, फेलिंग टू कंप्लाई विथ डायरेक्शंस फ्रॉम दी यूनियन, तो सेंटर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को। एक और चीज़ क्या है, ऑल इंडिया सर्विस के रिगार्डिंग, लाइक ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन सा आता है भाई, IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इस रिगार्डिंग इमीडिएट कंट्रोल किसके पास होता है, स्टेट के पास। अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होता है, सेंटर के पास। And Article 312 authorize whom? Authorize the Parliament to establish all India service। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जिसमें हमने बात की किस किस चीज़ों की,
distribution of executive power, mutual delegation of funds, and integrated judicial system, obligation of the state and the union, cooperation between the center and the state, relation during emergencies, relation in the matters of public सर्विस कमीशन, सेंट्रल डायरेक्शन टू द स्टेट एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात की है सब मैटर में। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो हम बात करेंगे यार एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो गए, नाउ फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सो प्रेजेंट जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, उसको यहाँ पे देखने वाले हैं फाइनेंशियल रिलेशन में। मेरे हर टेक्स्ट में अब वी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एंड BW का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। सो प्रेजेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट्स इज एज फॉलोज। तो इसको टैक्स कंपैरेटिव चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे देखने वाले हैं कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से लेवी कौन करेगा, टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, अप्रोप्रिएशन किसके हाथ में है, एंड कौन कौन से टैक्सेस इसके अंदर आते हैं, वो सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सो आर्टिकल लेवी कलेक्शन अप्रोप्रिएशन एंड वेरियस टैक्सेस। तो आर्टिकल 268 के अंदर सेंट्रल लेवी करेगा टैक्स को एंड स्टेट इसको कलेक्ट करेगा, एंड अप्रोप्रिएशन किसके हाथ में होगा, स्टेट्स के हाथ में। फॉर एग्जांपल जो स्टाम्प ड्यूटीज होते हैं ऑन शेयर्स, चेक्स के अंदर जो स्टाम्प ड्यूटीज होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, ये सारे के जो स्टाम्प ड्यूटीज हैं वो किसके पास जाते हैं, सेंटर्स को लेवी करेगा, स्टेट कलेक्ट करेगा, एप्रोप्रिएशन स्टेट के पास जाए, ठीक। ये हो गया आर्टिकल 268। 269 के अंदर सेंटर लेवी करेगा, सेंटर इसको कलेक्ट भी करेगा, एप्रोप्रिएशन किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। मेरा बार बार सेंटर में ER आ जा रहा है, ये सेंटर RE है भाई, मेडिकल स्टूडेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक होते रहता है, ठीक है। एंड जो टैक्सेस हैं आर्टिकल 269 के अंदर, जो टैक्सेस हैं ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, रिवेन्यूज जो हैं डू नॉट form part of the consolidate fund of India, only the taxes। now article 270 के अंदर सेंटर लेवी करेगा, सेंटर ही इसको कलेक्ट करेगा, एंड दी अप्रोप्रिएशन पैसा किसके पास जाएगा, इट इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। like all taxes in the union list, that is income tax other than agricultural income, corporate tax, ये सब किसके पास जाएंगे भाई, सेंटर इसको कलेक्ट करेगा, सेंटर लेवी करता है, सेंटर कलेक्ट करता है, और इसको सेंटर स्टेट आपस में शेयर करती है, ठीक है। इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर से टैक्स नहीं जाता भाई, एग्रीकल्चर वाली इनकम को कोई टैक्स नहीं लगा सकता।
271 आर्टिकल के अंदर सेंटर जो होगी लेवी करेगी टैक्स, कलेक्ट कौन करेगा? सेंटर। एंड किसको मिलेगा पैसा? सेंटर को मिलेगा। कौन कौन से सरचार्जेस के ऊपर? सरचार्जेस ऑन टैक्सेस अंडर आर्टिकल 268, 269 एंड 270 पे जो सरचार्जेस लगेंगे वो सारे के सारे पैसा कहाँ जाएगा? सेंटर के पास। तो ये फाइनेंशियल रिलेशन में पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। 269 ए क्या बोलता है याद रखना। 269 ए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, ज़्यादा हमसे पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ 269 देख लेते हैं अब। आर्टिकल 269 ए जो है इसमें टैक्सेस को लेविड कौन करेगा? कलेक्ट कौन करेगा? 216 ए इज रिगार्डिंग जीएसटी यार, तो जीएसटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे। एंड अप्रोप्रिएटेड किसके पास जाएगा? एंड कौन कौन से टैक्सेस जो इंक्लूड होते हैं? इंक्लूडेड इन जीएसटी। तो सबसे पहले तो सेंट्रल जीएसटी की बात करते हैं यार। सेंट्रल जीएसटी है ना, इट इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होता है सेंट्रल जीएसटी को सीजीएसटी बोलते हैं, नाम से समझ आ रहा है। सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट इसको लगाएगी। एंड एक होता है एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, या फिर इसको बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड जीएसटी, है ना। और एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको आता है आईजीएसटी। सो कलेक्ट कौन करेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एंड आईजीएसटी को कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी को कलेक्ट करती है। आईजीएसटी का मतलब क्या है? इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स बाय, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस पर भी टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं आईजीएसटी। एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसको सिंपल रखते हैं भाई, इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी को सेंटर कलेक्ट करेगी, एसजीएसटी को स्टेट कलेक्ट करेगा, आईजीएसटी को सेंटर कलेक्ट करेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएटेड जो सीजीएसटी है सेंट्रल जीएसटी, वो किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एसजीएसटी किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। एंड ये आईजीएसटी को आपस में बांटेंगे स्टेट प्लस सेंटर। ओके, सो वेरियस टैक्सेस अगर हम बात करें, वेरियस टैक्सेस अंडर और वेरियस टैक्सेस इंक्लूड इन जीएसटी की बात करें,
So central excise duties, service tax, countervailing duty, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी को सीवीडी बोलते हैं एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी को सीएसएडी बोलते हैं। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब टैक्सेस जो होते हैं वो किस में आते हैं भाई? जीएसटी के अंदर आते हैं ना। ये हमने बात की अबाउट दी फाइनेंशियल रिलेशन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और उसमें कौन उसको लेवी करता है, कौन कलेक्ट करता है, किसके पास पैसा जाता है ना। कि इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रांट इन एड यार। ठीक है, ग्रांट इन एड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यार फाइनेंशियल रिलेशन का इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ग्रांट इन एड्स टू स्टेट्स, इसमें 3 तरह के यहाँ पे ग्रांट्स आते हैं। एक है स्टैट्यूटरी ग्रांट, नाम से समझ आ रहा है, स्टैट्यूटरी मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लॉ। एक हमारे पास डिस्क्रिशनरी ग्रांट, मतलब जो पैसा सेंट्रल स्टेट को दे रही है, एंड अदर ग्रांट्स। तो जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है वो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर कवर होता है भाई? आर्टिकल 275 के अंदर कवर होता है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है वो आर्टिकल 282 के अंदर कवर होता है। अदर ग्रांट्स में भी हम बात करेंगे। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात करें तो पार्लियामेंट जो है ना, मेक्स ग्रांट टू स्टेट्स इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, जब जरूरत पड़ी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूरत पड़ती है सबको देता है, मतलब तब जरूरत देता है, हर स्टेट को पैसा देगा ऐसा नहीं है भाई पार्लियामेंट। एंड ये जो पैसा है डिस्चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड ये सिर्फ कब देगा? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो कि देने ही पड़ेंगे, मतलब सेंटर का नो ऑब्लिगेशन नहीं है, बट हाँ चाहे तो दे सकते हैं चाहे तो नहीं दे सकते, डिस्क्रिशन के ऊपर है सेंटर का। सेंटर एंड दी स्टेट्स टू मेक एनी grants for any public purpose even if it's not within the respective legislative competence। ठीक है, पब्लिक पर्पस के रिगार्डिंग ये पैसे दे सकता है। एंड सेंटर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि देना ही पड़ेगा, डिस्क्रिशन पे है। अदर ग्रांट्स की बात करें तो यहाँ पे जो constantly provide a third party or third type of grant for temporary purpose। and the grant on jute export,
फॉर असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। एंड जनरली ये 10 ईयर्स के लिए होता है। ओके, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात की यार। ओके